नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लेख लिखा है, मोदी पीएम रहे तो टकराव की आशंका कम, मोदी भारत की आर्थिक वृद्धि जारी रखेंगे, मोदी के तीसरे टर्म में बेहतर संबंध संभव है। ग्लोबल टाइम्स में यह लेख सामने आया है और वो लेख इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनने की संभावनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स को चीन सरकार का मुखपत्र माना जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि मोदी के तीसरे टर्म में वैश्विक प्रभाव में इजाफा होगा, भारत चीन के संबंधों में सुधार की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने भारत से मतभेदों को सुलझाकर बेहतर रिश्ते के लिए आगे बढ़ने की बात भी की है। और चलिए अब आपको विस्तार के साथ बताते हैं कि चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के लेख में भारत के बारे में क्या लिखा गया। सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं और भारत को लेकर चीन की तरफ से क्या बात सामने आई है आप देखिए यहां बिग वॉल में। भारत की बढ़ती ताकत पर चीन की क्या गवाही सामने आ रही। ग्लोबल टाइम्स में लेख में क्या है, मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है, यह बात खुद चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मानी है। मोदी घरेलू विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे और साथ ही क्या बड़ी बात सामने आ रही है, मोदी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखेंगे। तो यह सब कुछ ग्लोबल टाइम्स के लेख में लिखा गया है। भारत चीन के बीच टकराव की संभावना बहुत कम है, यह भी ग्लोबल टाइम्स में माना गया है। चीन की तरफ से भारत के लिए चीन के साथ सहयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें, ये बड़ी बातें हैं जो ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में निकलकर सामने आई है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्लोबल टाइम्स का वो पेज भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, पोल्स शो मोदी लाइकली टू विन अ थर्ड टर्म, यानी कि साफ तौर पर जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, जो चुनाव हो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। तो पोल्स शो मोदी लाइकली टू विन अ थर्ड टर्म, यह कहा गया। अगली बड़ी बात क्या है, India's Prime Minister Narendra Modi is likely to win, बाकायदा यह कहा गया, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन ऑफिस, तीसरी बार सत्ता संभालेंगे। डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज विल मेंटेन कॉन्टिन्यूटी। और इसके अलावा एफर्ट्स टू बोल्स्टर द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो इसके बाद भारत की जो आर्थिक उन्नति प्रगति है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से हालांकि कल नतीजे सामने आने हैं, लेकिन इससे पहले जो चीन की तरफ से कहा गया, क्योंकि सरकारी अखबार है और एक तरह से इसे माना जाता है कि चीन की क्या खुद सोच है, चीन क्या बोलता है, वो सब कुछ ग्लोबल टाइम्स में आता है। तो कोई हिंट इसके जरिए मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन के सरकारी मुखपत्र के जरिए जिस तरह की बातें कही गई है उससे आप बहुत हद तक सहमत भी होते हैं, सिवाय बस केवल एक कंक्लूजन के, जहां पर कि ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि चीन का साथ भारत को जरूरी है। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि अगले सरकार की प्राथमिकता यही होगी कि चीन के साथ अभी जो व्यापारिक संबंध हो रहा है उसमें किस तेजी से किस तरह से गिरावट की जाए, ताकि चीन पर जो निर्भरता है वो और अधिक कम हो, व्यापार घाटा खत्म हो, और इस दिशा में आगे बढ़ेगा। रही बात चीन के साथ संबंधों को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में चीन के साथ नए सिरे से संबंध को परिभाषित करने की कोशिश की गई थी। 2014 से 2020 के दरमियान 17-18 बार प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, लेकिन परिणाम गलवान में मई 2020 के हादसे के साथ आया। लेकिन उसके बाद से भारत ने चीन के साथ जिस तरह का मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी एलएसी पर जिस तरह का जवाब दिया, ऐसे में कंटिन्यूटी यही रहेगी कि चीन के बगैर बाकी दुनिया के साथ कैसे संपर्क रखा जाए, भारत की प्राथमिकता यही होगी। और इस बात को ग्लोबल टाइम्स समझ रहा है और उन्हें यह लग रहा है कि आने वाले समय में भारत और दुनिया के बीच जो संबंध होगा उसमें चीन कैसे अलग थलग, लेकिन चीन का अपना भी एक इतिहास है कि चीन के जो बयान होते हैं वो कितने स्थायी और भरोसेमंद होते हैं, ये भारत के सामने हमेशा एक प्रश्न रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का लेख भी सामने आया है। कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प, ये पीएम ने लिखा है। 2047 तक
विकसित भारत के संकल्प का विजन 25 साल देश को समर्पित करें, ये पीएम मोदी ने कहा है। आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे, प्रधानमंत्री के लेख में ये बातें कही गई। तो आप देखिए नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का लेख और इसमें क्या बातें हैं सामने रखी गई। कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प, भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर साबित हो रहा है। 21वीं सदी में दुनिया को भारत से काफी ज्यादा उम्मीद है, इस बात को भी रेखांकित किया गया है खुद पीएम मोदी की तरफ से। डिजिटल इंडिया कैंपेन की हर जगह चर्चा हो रही है। भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बन रहा है। यह बलिदान नहीं, योगदान का समय है। प्रधानमंत्री ने आगे ये कहा है, 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की नीति पर काम और दुनिया में भारत की भागीदारी बढ़ी है। बिना समय बर्बाद किए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है, यह प्रधानमंत्री के लेख में कहा गया है। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आमोद, एक तरफ तो विपक्ष को इस बात की चिंता है कि सरकार और चुनाव के नतीजे आने और नई सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री का यह विजन देश के सामने है, लेकिन इस सब के पीछे सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या कह लीजिए बीजेपी की का इंटेंशन क्या नजर आता है? क्योंकि एक नए और लंबे और स्थायी टारगेट को सुनिश्चित करते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए रवि, प्रधानमंत्री अपने मनोभाव को, अपने मनोदशा को इसमें व्यक्त करते हैं और उन्होंने जो कॉलम लिखा है, उन्होंने जो एक लेख लिखा है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने उस दशा को बताया है जब वो ध्यान लगाने गए थे तो कैसे उनके कानों में लोगों की आवाज, लोगों की शोर, रैलियों में वाद विवाद, प्रतिवाद, लोगों के चेहरों पे खुशी, इन तमाम चीजों का उनके मन में स्मरण हो रहा था। और लेकिन उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट किया और जब एक बार कंसंट्रेट किया तो उसके बाद उनकी जो सोच है वो किस दिशा में गई, वो क्या क्या सोचे, इन बातों को व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखा है कि 21वीं सदी में, इन 25 वर्षों में हमें विकसित भारत की नींव रखनी है। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक किया है उन लोगों पर जो सरकार पर बिना आधार के भी अटैक करते रहते हैं। उन्होंने लिखा है, हमें समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से, प्रोफेशनल पेसिमिस्ट के दबाव से बाहर निकालना है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि कैसे भारत को अगले 25 सालों में विकसित भारत की तरफ ले जाना है और ये सदी जो है भारत की सदी कैसे बने, इसके लिए पूरा ध्यान देना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें जो सबसे बड़ी बात कही है वो एक और बात कही है जो चुनाव से पहले भी वो कह रहे थे। तो बिल्कुल भारत को लेकर क्या संकल्प है और किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से इस लेख में लिखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए शेयर बाजार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए, ये बेहद ही अच्छी खबर, क्योंकि शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार खुलते ही उछला है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स में भारी बढ़त दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 2000 अंकों की बढ़त, निफ्टी में 1000 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि प्री ओपन में ही जो मार्केट है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। अगर बात की जाए सेंसेक्स की 2000 अंकों का उछाल, और पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, इस बात को लेकर जो इन्वेस्टर वर्ग है वो काफी ज्यादा पहले से भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि एग्जिट पोल में क्या आता है, इसका असर साफ तौर पर आज यानी मंडे को जब बाजार खुलेगा तो उसमें रिफ्लेक्शन नजर आएगा। बिल्कुल करुणा, देखिए एग्जिट पोल का जो असर है वो आज बाजार में देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर 2263.21% 2263 जो अंक है वो बढ़े हैं। और अगर देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से तो 3.06% की बढ़त अभी बाजार में प्री ओपनिंग में ही देखने को मिली है। और अहम बात यह है कि FII जो है वो इस समय पैसा निकाल रहे हैं, जबकि DFI की ओर से पैसा लगाया जा रहा है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि चुनाव के दौरान ही 2 बार फ्लिप फ्लॉप समझ में आया और इस तरह जो DFI की ओर से पैसा जब इन्वेस्ट किया गया और इसके बाद जो RBI की तरफ से स्टेप लिया गया था, वहां से लंदन से जो सोना मंगाया गया, उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। और इसके बाद अब एग्जिट पोल में जो सर्वे सामने आया उसके बाद ये सकारात्मक प्रभाव, कई सारे जो सेंटिमेंट हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है शेयर मार्केट।
शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ते हैं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बहुत बड़ा दावा, एनडीए के कुछ दल हमारे संपर्क में हैं, समय आने पर नाम का खुलासा करूंगा, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जयराम रमेश का दावा, इंडिया गठबंधन की सरकार में पीएम कांग्रेस का होगा। 4 तारीख को क्या आपको ये भी लग रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं 295 प्लस सीटें आपकी आने वाली हैं, तो आपका जो गठबंधन का कुनबा है इंडिया गठबंधन का, वो क्या और बढ़ेगा या आपके लोग टूट के कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे? कई लोग जो आज एनडीए में हैं वो कतार में रहेंगे इंडिया गठबंधन को में आने में। कई लोगों ने मुझको फोन कर कहा है। कौन है वो? अरे मैं नाम नहीं लूंगा। कई राज्यों के पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेता ने मुझसे बात की है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं और उन्होंने मुझे कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ आ सकते हैं। तो ये होगा, आप देखिएगा। तो फिर पीएम कौन होगा? 5 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। क्या पहले हमें जनादेश मिलने दीजिए, कोई देरी नहीं होगी। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होगी, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी का ही पीएम होगा? वास्तविक है, इसमें क्या राज है, वास्तविक है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, 2 बड़ी बातें कह रहे हैं जयराम रमेश। पहली बात तो ये उन्होंने साफ तौर पे कहा कई सारे एनडीए के घटक दल उनके संपर्क में, और दूसरा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा। अपने आप में क्या ये दोनों बयान चौंकाने वाले नहीं है? जी बिल्कुल, जयराम रमेश ने आप कह सकते हैं कि मतगणना के ठीक पहले 2 बड़े बयान दिए हैं। अब ये एक सियासी शिकूफा है या इसके अंदर कितनी सच्चाई है तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एनडीए के कई घटक दल हमारे संपर्क में, और कई ने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम आपके साथ आना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं, जनादेश का इंतजार कीजिए। मैंने उनसे पूछा भी नाम बताएंगे क्या, बोले नहीं, 5 तारीख तक इंतजार कीजिए। और फिर वो कहते हैं कि जैसे 2004 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे, वैसे ही 2024 में ये तय है कि सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही होने वाली है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो कांग्रेस का ही बनेगा। तो ये अब ये विवाद का विषय है, क्या बाकी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है इसके लिए तैयार है? ये एक बयान है, लेकिन ये दोनों बयान काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ एग्जिट पोल जो है कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा आ रही है, वहीं बार बार इंडिया गठबंधन के दल बार बार दावा कर रहे हैं कि वो 295 प्लस यानी 295 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। उसके पहले जयराम रमेश का बयान सियासी एक बड़ा बयान माना जा सकता है। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। इधर लोकसभा चुनाव के लिए अब नतीजों का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। TV9 भारतवर्ष पर आप देखिए कल सबसे तेज नतीजे। उधर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा के मुताबिक 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र है, जहां वोटों की गिनती होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी के 80 सीट पर कुल 851 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 771 पुरुष और 80 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार घोसी लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 4 प्रत्याशी केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में 2-2 जगह मतगणना होगी। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित है, और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई हैं, तो 3 जगह उनकी मतगणना होगी। और चुनाव नतीजे आने से अभी 24 घंटे से भी अब कम का वक्त रह गया। इस सब के बीच एनडीए का डेलीगेशन चुनाव आयोग भी पहुंचा। खबर आप देखिए। चुनाव नतीजे आने से पहले बीजेपी और एनडीए भी पूरे एक्शन में है। इसी कड़ी में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को चुनाव आयोग पहुंचा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने वोटों की गिनती के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने पर जोर दिया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से 4 चीजों को लेकर विशेष कदम उठाने की मांग की। इसमें मतगणना के दौरान चुनावी प्रक्रिया की पूरी सुरक्षा भी शामिल है। वहीं बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली ताकतों का संज्ञान लेने की भी मांग की। विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए। और चुनाव नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन अब तक 3 बार चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। विपक्षी गठबंधन का दल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला। नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की और अपनी 3 मांगे रखी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीवीपैट में पर्ची का मिलान हो, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो, हर राउंड के बाद प्रत्याशी को डाटा बताया जाए। विपक्ष को लगता है कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव परिणाम बदल सकती है। ईवीएम के वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। इधर एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बिफर पड़े हैं। एग्जिट पोल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काल्पनिक करार दिया। एग्जिट पोल के आंकड़ों में तीसरी बार मोदी सरकार बनते देख विपक्षी दलों के नेता काफी खफा हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को पीएम का फैंटेसी पोल बताया है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली हैं। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। इंडिया गठबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। उधर बीजेपी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस नेताओं से ही सवाल पूछा। और अगर आप देख लीजिए तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों में मिला के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। पहले हमारे बारे कहा जाता था कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, बनियों की, ब्राह्मणों की पार्टी। अब पैन इंडिया पार्टी है। साउथ में भी उसकी प्रेजेंस है, ईस्ट में जबरदस्त शोइंग है, वेस्ट में है, नॉर्थ में। वहीं एग्जिट पोल को लेकर नेताओं की जुबानी जंग जारी है। एग्जिट पोल को फैंटेसी पोल बताते हुए राहुल गांधी और विपक्ष पर बीजेपी हमलावर। ये दोनों अपने को तिस्मारखां बुझ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी, और शब्दों का प्रयोग, अंदाज, वो खटाखट फटाफट, अब खटाखट और फटाफट कहां बाहर निकल गए। एक विदेश भागेंगे, एक तो कह ही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े। लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। उन्होंने एक फर्जी आंकड़ा बनाया। उनको मालूम था कि एग्जिट पोल आने वाला है, उसमें बीजेपी की बढ़त हो जाएगी, तो उन्होंने 295 का एक फर्जी आंकड़ा रख दिया जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आंकड़ा रखना तो 297 बोल देते, 299 बोल देते। और एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही हुए तो इस बार 130 सीटों वाले दक्षिण भारत में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। तब केरल और तमिलनाडु में पहली बार कमल खिलेगा।
TV9 पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों में एनडीए को 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दलों का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में भी बीजेपी इस बार चौंकाने वाली है। TV9 पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल की 20 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं यूडीएफ 16 और एलडीएफ 3 सीट जीत सकती है। वहीं कर्नाटक का डेटा बताता है कि वहां लोकसभा चुनाव में सिक्का पीएम मोदी का ही चलने जा रहा है। TV9 पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में सबसे ज्यादा 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के ये आंकड़े सच हुए तो बीजेपी के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी दक्षिण भारत में बड़ा सरप्राइज देगी। और भारत में हुए एग्जिट पोल से पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफी हलचल मची हुई है। एग्जिट पोल में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देख पाकिस्तान में अभी से बेचैनी है। तौबा तौबा मचा हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया में भारतीय चुनावों के एग्जिट पोल को लेकर ये बौखलाहट आखिर क्यों दिख रही है? उधर नतीजा आने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। 5 जून को उनकी जमानत पर निचली अदालत में सुनवाई है। इस पर भी सियासत काफी गर्म है। देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खौफ है, एक ही व्यक्ति से डर है, एक ही पार्टी से डर है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 कोशिश कर लोगे, आम आदमी पार्टी दिन रात, दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहेगी। तुम्हारे इन तानाशाही की कार्रवाइयों से रुकने वाली नहीं। एक विलेन घूम रहा है, जेल में जा रहा है। कौन आजादी के लड़ाई लड़के जेल जा रहे हैं? लूटा है, शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए जेल में है। और कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिल सकती, एक जैसे पैरोल मिलता है ना, इस तरह से भेजा गया था। तो अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलेन हैं। और चुनाव के बाद संदेश खाली एक बार फिर से सुलगने लगा है। मामला तब भड़का जब पुलिस और महिला प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। राज्यपाल ने भी संदेश खाली की घटना पर चिंता जताई है। महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं, पुलिस रुकने को तैयार नहीं। नतीजा दोनों आमने सामने। तस्वीरें संदेश खाली की अगरहटी गांव की हैं, जहां महिलाएं रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भिड़ गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए लौटने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ पानी था। धक्का मुक्की के दौरान कई महिलाएं पानी में गिरी, लेकिन पुलिस के साथ भिड़ती रही। सड़क जाम कर रही प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। মদ খেয়ে তো টিএমসি ছেলেরা মদ খেয়ে ওখানে বোম ফেলেছে, ফেলে এত বিজেপি ছেলেদের নামে ধরে যাচ্ছে। বিজেপিরা থেকে বলে বিজেপিরা ছেলেরা থেকে। बताया जाता है कि महिलाओं ने साधन रंजीत नाम के शख्स को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रही। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। राज्यपाल वीसी आनंद बोस ने संदेश खाली की इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ये सब कब रुकेगा? संदेश खाली के लोग भारत के अन्य लोगों की तरह भयमुक्त जीवन कब जी सकेंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि वे हस्तक्षेप करें और तत्काल कदम उठाएं। मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पर एक और कार्यकर्ता पर बम भी फेंका गया। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। वारदात ने अदा की है। हफीजुल बीजेपी का कार्यकर्ता था। बताया जाता है कि चुनाव खत्म होने पर वो दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा था, तभी 10 से 11 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस बीच टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी एजेंट प्रियंकू पांडे के घर के सामने भी बम फेंका गया। बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद अर्जुन सिंह ने वारदात को ममता सरकार की हताशा का नतीजा बताया है। ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, जा रही है, तो ये जाने के टाइम में जो होता है ना कि दिया जब बुझने को होता है तो ज़्यादा प्रकाश, वही हाल है। ये बुझने वाली दिया है और निश्चित रूप से जब 27-28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो आप सोच लीजिए कि इनकी सरकार अब नहीं रहेगी।
बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वारदात की निंदा की है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पुलिस पर वारदात से पहले CCTV कैमरे बंद करने का आरोप लगाया है। और शेयर बाजार को लेकर अहम खबर, शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में भारी बढ़त, सेंसेक्स खुलते ही 2000 अंकों की बढ़त देखी गई। निफ्टी में 600 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी गई। गौरव अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। गौरव, माना जाए कि एग्जिट पोल ने जो अंदाजा बताया है नतीजों को लेकर, उसका ये डायरेक्ट इंपैक्ट है शेयर मार्केट पर। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप सही कह रहे हैं। एनडीए सरकार के तीसरी बार भारी बहुमत में से सरकार में आने के एग्जिट पोल्स के अनुमान के बाद एक अच्छी खासी बहुत तेज रैली दिख रही है शेयर बाजार में। और उसका एक कारण ये भी है कि यूएस मार्केट भी काफी अच्छे पॉजिटिव संकेत के साथ वहां भी मिल रहे हैं, एशिया और यूएस भी। और ये एक कह सकते हैं कि डबल बोनांजा मिला है आज शेयर बाजार के निवेशकों के लिए, क्योंकि मोदी सरकार हर तमाम एग्जिट पोल्स इंक्लूडिंग हमारा भी, हम ये दिखा रहे हैं कि 350 से लेकर 370 ऑन एन एवरेज पोल्स एनडीए को मिल सकती है। कुछ पोल्स ने तो 400 दिखाया है। और ये बताता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट अगले 5 साल के लिए भी देश को मिल सकती है। एग्जिट पोल्स कम से कम ये संकेत देते हैं। और इससे लगता है कि मोदी सरकार का जो रिफॉर्मिस्ट रवैया है, जो वो लगातार देश में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में खासकर जो PSU कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनमें अच्छा खासा मुनाफा निवेशकों को हो सकता है। और इसी उम्मीद पर ये पूरा आप कह सकते हैं आज फंडामेंटल नहीं है, आज मार्केट पूरा सेंटिमेंटल है। और इस सेंटिमेंट पर कि आने वाले 5 साल देश के लिए काफी अच्छे होंगे। अभी हाल में GDP के आंकड़े काफी अच्छे आए हैं। आने वाले दिनों में और देश में नए निवेश के मौके बढ़ेंगे, नौकरियों के मौके बढ़ेंगे, देश की आर्थिक तरक्की होगी। इस सेंटिमेंट पर आप कह सकते हैं कि आज मार्केट में एक अच्छी रैली दिख रही है एग्जिट पोल्स के इन आंकड़ों को देखते हुए। 4 जून को क्या होगा, एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स नहीं, लेकिन 4 जून को कम से कम क्या होगा, ये संकेत एग्जिट पोल्स देते हैं। और यही संकेत आज मार्केट को सलामी देते हुए। रवि, शुक्रिया गौरव आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में हीट वेव से राहत मिलने के आसार हैं। इधर तमिलनाडु और कर्नाटक में मानसून की बारिश के बाद जनजीवन ठप है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी को जारी किया गया। कर्नाटक की राजधानी पानी पानी है। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में यातायात बाधित है। लोगों को इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इधर तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। यहाँ कई दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। उत्तर पूर्व से आ रहे बादलों की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में कल यानी 4 जून से प्री मानसून की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 10 जून तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 5 जून को बारिश हो सकती है। यही नहीं, दक्षिण राज्य केरल में 30 मई को मानसून की दस्तक के बाद कई हिस्सों में अगले 6 दिनों में बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मणिपुर और असम में नदियां उफान पर हैं। उधर अजमेर का एक गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हालात ये है कि इस वजह से इस गांव में युवाओं की शादी में भी मुश्किल आने लगी है। 45 से 50 डिग्री पारा, आग उगलता आसमान, ऐसे में सिर पर घड़ा और बाल्टी उठाए महिलाओं का कई किलोमीटर पैदल चलना, प्यास बुझाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर रोजाना चलना, हाईवे को पार करना नियति बन गई है। महिलाओं और बच्चों की यहाँ टोलियाँ 1-2 नहीं कई मिल जाएंगी। दिन भर आपाधापी लगी रहती है। औरतें रात भर यहाँ पे लाइन लगाती रहती है, ना पानी आता है, लड़ाई होती है यहाँ पे, इसीलिए पानी की समस्या है। जब तक पानी नहीं आएगा हम किसी को वोट न देंगे। गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें चकाचक हैं, फर्राटा भर सकते हैं। विकास की ये मृग मरीचिका कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। ये कहावत यहाँ की किस्मत बन गई है। बीसलपुर की रिश्ती पाइपलाइन से गांव के लोगों की प्यास बुझती है, जहाँ भारी भीड़ लगती है। 5000 की आबादी वाले गुर्जर बहुल इस गांव में रिश्तेदारी पर भी आफत है। यहाँ कोई अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ मंदिर के भगवान को नहाने तक का पानी नहीं मिलता, इंसान वहाँ कैसे रह पाएगा। भगवान को नहाने के लिए नया पानी चाहिए, वो नहीं मिल रहा। भगवान को कैसे क्या ये स्थिति हो गई।
राजस्थान के बारा में पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पूरे शहर में उनकी परेड कराई। अपनी करतूतों से शहर को शर्मसार करने वाले इन बदमाशों का जुलूस जब पुलिस सड़क पर सरेआम निकाल रही थी तो पूरा शहर देख रहा था। जबरन वसूली को लेकर एक मकान पर करीब 10 राउंड फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले इन बदमाशों को पुलिस वाले उसी शहर की परिक्रमा करा रहे थे, जिसे इन बदमाशों ने अपने अपराध से खौफजदा कर रखा था। अब जब इन बदमाशों की सरेआम परेड हो रही थी तो लोग इनका वीडियो बना रहे थे। राजस्थान की 12 पुलिस रविवार को थाने से इन दोनों बदमाशों को बाजार और प्रमुख मार्गों से घुमाते हुए करीब 1 किलोमीटर दूर घटना स्थल तक ले गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ में जुटी है। कलापाड़ा क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक मकान के ऊपर 2 मोटरसाइकिलों से 4 जने आए थे और उन्होंने फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आपको बताइए। उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज हुआ अपने प्रकरण संख्या 322/24, धारा 307, 341, 386, 3/25 साल से। और इंदौर में ड्रग्स पैडलर एड्स जैसी संक्रामक बीमारी बांट रहे हैं। पुलिस ने ड्रग्स की सप्लाई करने वाले माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एड्स और ड्रग्स दोनों जिंदगी के लिए घातक हैं। ये दोनों अगर किसी शख्स को हो जाए तो फिर किसी परिवार पर क्या बीतेगी समझा जा सकता है। ड्रग पैडलर की जांच में जुटी इंदौर पुलिस को ऐसे ही मामले का पता चला है। एक तथ्य सामने आया था कि एक ही परिवार के 3 व्यक्ति एड्स के बीमार हो गए, बीमारी से ग्रसित हो गए। कारण था एक ही सिरिंज से ड्रग्स ले रहे थे। न जाने कितने लोग ऐसे इंदौर में एड्स जैसी महामारी से ग्रसित हो रहे हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, जो स्लम एरियाज सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टेड है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। बर्बादी का नाम है नशा, करता है ये दुर्दशा। नशे में रहोगे चूर तो परिवार से रहोगे दूर। ऐसे कई संदेश के साथ पुलिस ने इंदौर में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। साथ ही ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन जारी की है। पता चला है कि पुलिस से बचने के लिए ड्रग माफिया महिलाओं को गोरखधंधे में शामिल कर रहे हैं।